हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हमारा जो सेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें आज हम उसके सेकंड पार्ट पर मूव कर चुके हैं, जिसमें आज हम सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं। कल तक हमने क्या कर चुके हैं, कल तक हमने फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन किया है, ऑर्डर एंड डिग्री किया है। नाउ अब हम इससे आगे मूव करेंगे। आगे मूव करने से पहले आपके लिए जो अनाउंसमेंट है, वह अनाउंसमेंट आपको बता देता हूँ कि आपके लिए रैंक इम्प्रूवमेंट बैच, आपके लिए रैंक इम्प्रूवमेंट बैच जो है प्लस गेट एंड ईएससी, गेट एंड ईएससी बैचेस आपके लिए जून मंथ में बहुत ही अच्छे सरप्राइजेस हैं डियर। आपके लिए जून मंथ में रैंक इम्प्रूवमेंट बैच प्लस गेट एंड ईएससी बैच, दो बैचेस आपके लिए एक साथ लॉन्च किए जा रहे हैं। आपके लिए रैंक इम्प्रूवमेंट बैच एंड गेट एंड ईएससी का बैच जो है आपके लिए दोनों एक साथ लॉन्च किए जा रहे हैं। इन दोनों बैचेस के आपको मैं इन दोनों बैचेस के बारे में बता देता हूँ। रैंक इम्प्रूवमेंट बैच में आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे अदर देन गेट एंड ईएससी, के आपको रैंक इम्प्रूवमेंट बैच में क्वेश्चंस कराए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस रहेंगे। गेट एंड ईएससी में आपको क्वेश्चंस प्लस ऑफ थ्योरी रहेगी। इट मींस दैट आप ये ना समझे कि इसका मतलब क्या रैंक इंप्रूवमेंट बेनिफिशियल नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपके लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच ही है डियर। गेट एंड ईएससी में आपको, जैसे गेट एंड ईएससी को आप समझिए, जो मैं आपको मॉर्निंग में बेसिक्स बताता हूँ, जो कंसेप्ट बताता हूँ, गेट एंड ईएससी वह। और आरआईबी बैच क्या है, आरआईबी बैच आपके लिए जो इवनिंग में हम स्पेशल सेशन में भर भर के जो नए नए क्वेश्चंस करते हैं, वह आपका आरआईबी बैच है। गेट एंड ईएससी में आपको बेसिक कंसेप्ट प्लस कुछ न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे, बट रैंक इंप्रूवमेंट बैच में आपको नए नए क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको विदाउट एनी डिले, आपको लेट नहीं करना है। रैंक इंप्रूवमेंट बैच मैंने जैसे कि आपको बताया कि 16 ऑफ जून से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जून में ज्वाइन करें, नहीं गाइस। रैंक इंप्रूवमेंट बैच में अगर आपको रियली अपनी रैंक इंप्रूव करना है, तो उसमें आपको दूसरे जो स्टूडेंट है उनको कॉम्पीट करना पड़ेगा। और आपको क्या लगता है कि आप उनको यूं ही कॉम्पीट कर सकते, नहीं। वह स्टूडेंट अपने पहले से प्रिपरेशन किए हुए हैं, वह अपने पहले से क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, पहले से उन्होंने थ्योरी कंप्लीट की हुई है। तो आप अपने उसको कंपटीशन में, अगर आप रियली रैंक इंप्रूव करना चाहते हैं, तो लेट मत करिए, जल्द से जल्द जुड़िए। 15 से 20 डेज अभी रिमेनिंग है। अभी आप देखिए, उसके लिए आप 25 डेज रिमेनिंग है, अप्रॉक्स 25 डेज अपनी थ्योरी आप पढ़िए, थ्योरी को आप अच्छा स्ट्रॉन्ग करिए, ताकि आप उसमें रियली कंपटीशन को फील कर सके। अगर आप डायरेक्ट यूं ही फर्स्ट डे ऑफ आरआईबी के उसी दिन ज्वाइन करेंगे और डायरेक्ट आप क्वेश्चंस करने आ जाएंगे, आपसे कोई कंपटीशन का मतलब नहीं रहेगा, आपके सब्सक्रिप्शन लेने से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आप क्या करिए, जल्द से जल्द अभी ज्वाइन करिए, ताकि आप क्वेश्चंस के लिए अपना बेसिक ये सारी चीजें तो आपके स्ट्रॉन्ग रहे। ओके गाइस, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जब भी आप रैंक इंप्रूवमेंट बैच ज्वाइन करें, गेट एंड ईएससी के को ज्वाइन करें, या फिर आप कोई भी आप बैच ज्वाइन करें, आप उसमें कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करें। नाउ कि आप पल्लव लाइव कूपन कोड ही आपको क्यों यूज करना है, मैं उसके आपको बताता हूं। क्योंकि आपके लिए अगर देखा जाए, तो आप गेट एग्जाम देना चाहे, चाहे ईएससी एग्जाम देना चाहे, आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, अगर आपके लिए देखा जाए तो मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट है, अगर आपका मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट देखा जाए तो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, सीएस, किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट, आपके लिए मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट जो है आपके लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। और आप चाहते हैं कि अगर मैं आपके साथ स्टार्टिंग से टिल एंड तक आपको गाइड करता रहूं, टिल एंड तक आपके साथ रहूं, आपके डाउट्स को सॉल्व कर सको, तो आप मेरा कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करिए। आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा। इंस्टेंट 10% डिस्काउंट आपको हर जगह मिलेगा, बट आपको मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट में आपको मेरा गाइडेंस स्टार्टिंग से टिल एंड तक मिलने वाला है। इसीलिए आपको कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करना है। नाउ आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं कि क्यों अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना चाहिए। आपको वहां पर डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, क्रैश कोर्स फैसिलिटीज अवेलेबल है, रैंक इंप्रूवमेंट बैच अवेलेबल है। लैंग्वेज की बात की जाए तो ये बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आती है, तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर दोनों टाइप की लैंग्वेज अवेलेबल है आपके लिए, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी। नेक्स्ट मंथ हम जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं गेट एंड ईएससी के, उसमें भी देखिएगा, पहले हम इंग्लिश बैच ज्वाइन स्टार्ट करेंगे, फिर हिंदी करेंगे, देन पहले हिंदी। आपके लिए सारे बैचेस अवेलेबल है गाइस, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो आप देखिए
नेक्स्ट मंथ आपके लिए बहुत सरप्राइज से भरा हुआ है, तो आपको क्या करना है, जल्द से जल्द ज्वाइन करना है ताकि आप स्टार्टिंग से सारे का एडवांटेज ले सकें। आप ये मत सोचिए कि जून से स्टार्ट हो रहा है हम जून में करेंगे, नहीं, आपको प्रिपरेशन अभी से करनी है, क्योंकि आप ही गेट एग्जाम को कंपटीशन को एक्चुअल में रियल में फील करिए कितना ज्यादा हाई लेवल का कंपटीशन है। नाउ एवरी फोर्थ सेशन इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन ऑन अनअकैडमी। every fourth session every fourth session every fourth session is the doubt clearing session guys, every fourth session is the doubt clearing session। और आप इससे आपको क्या फायदा है, इससे ये है कि आप गेट एग्जाम जब देना चाहते हैं तो उससे पहले आपके पास कोई भी डाउट रिमेन नहीं रहता है, क्योंकि हर फोर्थ सेशन में अगर आपके पहले के 3 सेशंस के डाउट क्लियर किए गए तो आपको कोई डाउट रिमेन नहीं रहेगा, और जब आपको कोई डाउट रिमेन नहीं रहेगा तो आपका गेट एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। नाउ बात की जाए तो यहाँ पर आपके लिए एनिमेशंस भी मिलते हैं। देखिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपके पास 13 से 14 सब्जेक्ट को डायरेक्ट आप रट नहीं सकते, डायरेक्ट आप उनको ये फील नहीं कर सकते। अगर आप डायरेक्ट उनको रटेंगे तो आप भूल जाएंगे, वहां पर आप कंफ्यूज होंगे। तो आपको अगर 13 से 14 सब्जेक्ट को मेमोरी में लॉन्ग टाइम तक याद रखना है, आपको वहां पर प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको अनअकैडमी से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एनिमेशंस के थ्रू बताया जाता है। और ये एनिमेशंस की अगर बात की जाए तो ये एनिमेशंस आपको ना ही यूट्यूब पर मिलने वाले, ना ही आपको कहीं फ्री सेशंस में मिलने वाले, ये फैसिलिटी आपको कहीं अवेलेबल नहीं। नाउ सबसे पहली चीज आपके लिए गेट एग्जाम के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, स्पीड एंड एक्यूरेसी फर्स्ट, सेकंड थिंग इज कंसिस्टेंसी, एंड थर्ड इज आपके कंटेंट। अगर आप बात की जाए कंटेंट तो आपको YouTube से मिल जाता है, आप कहीं से भी या दूसरी जगह से आप पढ़ लेते हैं। इस चीज को मैंने कहा कि आपको वैसे भी पूरा कंटेंट तो आपको कहीं अच्छे से सिस्टमेटिक मैनर में मिलेगा नहीं, बट फिर भी आपने YouTube या किसी बुक से कर लिया। बट आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी अगर आपको चाहिए गाइस, तो ये सिर्फ आपको अनअकैडमी प्लस पर ही मिल सकती है। क्यों मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइव पूलिंग होती है। देखिए जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता वे मेरे फ्री स्पेशल सेशंस को देखिए, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि कितने सही लाइव पूलिंग होती है, क्या लीडर बोर्ड स्टार्ट होता है, सारी चीजें। अब देखिए आप इस चीज को आप फ्री के सेशंस में फील कर रहे हैं, वो भी कुछ टॉपिक्स के लिए। आप सोचिए अगर आप इस टाइप का फील शुरू से स्टार्टिंग से एंड टिल सारे सब्जेक्ट के कंप्लीशन तक करेंगे तो आपका लेवल क्या होगा, आपका लेवल कितना हाई होगा। और अगर आप रियली उतना हाई लेवल चाहते हैं गाइस, आप रियली उतना हाई लेवल चाहते हैं तो अनअकैडमी से जुड़िए। अभी आपके पास टाइम है, बट अगर आप डिले करते जाएंगे 2 to 3 मंथ लेटर तो आपके पास टाइम बहुत कम हो जाएगा और आपके लिए प्रिपरेशन में आप बाकियों से पिछड़ जाएंगे। नाउ सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए क्लासेस 2 आवर की चल रही हैं। आपके लिए क्लासेस 2 आवर की चल रही है, 1 आवर ऑन यूट्यूब, 1 आवर ऑन यूट्यूब एंड 1 आवर ऑन फ्री स्पेशल सेशन, एंड 1 आवर ऑन फ्री स्पेशल सेशन, 1 आवर ऑन यूट्यूब एंड 1 आवर ऑन फ्री स्पेशल सेशन। यूट्यूब की अगर बात की जाए तो इसके टाइमिंग आपको पता है 9 AM to 10 AM की इसकी टाइमिंग है, बट फ्री स्पेशल सेशन की टाइमिंग कितनी है आपके लिए, 5 PM to 6 PM। तो यहां पर आपको मैं बता दूं, अगर आपको गेट में रियली मैथ्स में मार्क्स चाहिए तो आपको दोनों सेशन ज्वाइन करने पड़ेंगे। अब बात आती है कि सर दोनों सेशंस में क्या चल रहा है। यूट्यूब पर मैं आपको बता रहा हूं बेसिक्स प्लस ऑफ कंसेप्ट आपके यूट्यूब पर मैं क्लियर कर रहा हूं, एंड आपके लिए स्पेशल सेशंस जो है इसमें आपके लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। कौन से, आपके लिए न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं एज लाइक डेली प्रैक्टिस पेपर। और ये डेली प्रैक्टिस पेपर्स आप अगर मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं तो आपको इतने अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल सकती कि आपको सारी चीजें। वन मोर थिंग, ये जो फैसिलिटी ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ये फैसिलिटी आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आपको ये नहीं सोचना है कि गाइस ये पेड है या नहीं, ये गाइस बिल्कुल फ्री है। दिस फैसिलिटी इज फ्री, ये फ्री फैसिलिटी है। तो आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी ऐप पर जाना है, आपको अनअकैडमी ऐप पर जाना है, वहां पर मुझे सर्च करना है, पल्लव गौर को आपको सर्च करना है। वहां पर आपको जाने के बाद मुझे फॉलो करना है, वहां पर मुझे जाने के बाद आपको फॉलो करना है, ताकि आपके कोई भी डाउट रहे सारे डाउट क्लियर हो सके और आपके किसी भी प्रकार से आपको मेरी क्लास से पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके, आप कोई भी क्लास मिस ना कर पाए। तो इसलिए जाइए और फॉलो करिए। वन मोर थिंग, आपके लिए मैंने इस संडे आपके लिए संडे के दिन 5 PM to 6 PM, संडे के दिन 5 PM to 6 PM आपके लिए मैंने लाइव इंजीनियरिंग मैथमेटिक टेस्ट रखा है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको इनरोल करना है।
इसके लिए आपको इनरोल करना है। इनरोल करने के लिए आप मुझे पहले फॉलो करिए, उसके बाद आपको लिंक जो है, इसके बाद लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दी हुई है, आपको लिंक जो है कमेंट सेक्शन में दी हुई है, वहां पर जाके अपने आप को इनरोल करिए और नोटिफाई मी पे प्रेस करिए ताकि आप वहां पर इनरोल हो जाए और आपका टेस्ट मिस ना हो। मैं आपको अभी से ही, देखिए अभी बहुत दिन है संडे में, बट मैं आपको अभी से ही ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका टेस्ट बिल्कुल भी मिस ना हो और आपको आपका लेवल पता चले, और आपको ये टेस्ट को जितने से ज्यादा शेयर कर सके शेयर करिए। तो कमेंट अभी क्या करना है आपको, सेशन खत्म होते से ही आपको एक संडे के दिन होने वाले स्पेशल सेशन के लिए आपको नोटिफाई मी करना है, एंड आज का जो स्पेशल सेशन है उसकी भी लिंक आपको, दोनों लिंक कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है, और जाकर वहां पर नोटिफाई मी कर लीजिए ताकि आपका कोई लॉस ना हो। मैं हर यूट्यूब सेशंस में आपको स्पेशल सेशन की लिंक डाल देता हूं, तो कमेंट सेक्शन में जाते से ही आपको क्लिक करके फॉलो करना। चलिए नाउ सेशन स्टार्ट करने से पहले सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगा। जल्दी से सभी लोग मार्क योर अटेंडेंस, जल्दी से सभी लोग अपनी अटेंडेंस को मार्क करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने क्या पढ़ लिया था, कल हम पढ़ चुके थे फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन की उसका सॉल्यूशन कैसा दिया था। तो अब हम पढ़ने वाले, हेडिंग डालिए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ पहले तो ये बात करते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये है कि आपको डेरिवेटिव के फॉर्म में इक्वेशन दी होगी, डेरिवेटिव इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको इंटीग्रेट करना रहेगा और उसके बाद आपको इक्वेशन निकालनी है। कौन सी इक्वेशन निकालनी है आपको, विदाउट एनी डेरिवेटिव की इक्वेशन निकालनी है, विदाउट डेरिवेटिव टर्म की आपको इक्वेशन निकालनी है। ओके, कैसे निकलेगी ये निकलेगी इंटीग्रेशन से। ओके, तो ये तो बात हुई कि ओवरऑल सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर क्या हो। ना बात करते हैं अपन कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होंगे। तो अगर अपन बात करें तो सॉल्यूशन यहाँ पर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज जनरल सॉल्यूशन, एंड सेकेंड वन इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल बताता हूं, इससे आप मुझे बताइए कौन सा जनरल है और कौन सा पर्टिकुलर है। ओके, अगर मैं आपसे कहूं लेट अस सपोज this is a straight line, and let us suppose again this is also a straight line, but here the slope is 45 degree. Let us suppose, but here the slope is theta, it may be anything, ये कुछ भी हो सकता है। ओके, तो नाउ टेल मी, अगर मैं आपसे पूछूं कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन कौन सा है और जनरल सॉल्यूशन कौन सा है, तो आप कहेंगे सर दिस इज नथिंग बट द जनरल सॉल्यूशन, दिस इज नथिंग बट द जनरल सॉल्यूशन, बट दिस इज नथिंग बट अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। वेट करिए, सारी चीजें पहले समझाने दीजिएगा, फिर अगर आपको समझना है देन कमेंट करिएगा। नाउ जनरल सॉल्यूशन से मतलब समझिए, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, बट टेल मी पासिंग थ्रू ओरिजिन की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। से यस और नो, इनफाइनाइट हो सकती है। आपका स्लोप कुछ भी हो सकता है, स्लोप मान लीजिए 45 हो गया, स्लोप मान लीजिए 30 हो गया, स्लोप मान लीजिए 30 हो गया, स्लोप मान लीजिए 20 हो गया, कुछ भी स्लोप हो सकता है। तो ऐसे तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। से यस और नो, यस, तो इसे कहते हैं आप जनरल सॉल्यूशन के। आपके यहाँ पे पॉसिबिलिटीज इसके सॉल्यूशंस की बहुत ज्यादा है। यहाँ पे सॉल्यूशन ये जनरल है क्योंकि ये सिर्फ एक इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि आपकी एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए जो ओरिजिन से पास हो, उसके स्लोप पे और कोई कंडीशंस नहीं है। बट यहाँ पर मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूं इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग स्लोप ऑफ 45, कितनी लाइन होगी, एक ही लाइन होगी। तो दिस सॉल्यूशन इज नोन एज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, बट आपको तो ये मैंने जनरल तरीके से समझा दिया कि ओवरऑल ये जनरल सॉल्यूशन क्या है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है। बट अब आपसे मैं पूछूं कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं, तो उसके बारे में समझिए। जनरल सॉल्यूशन के बारे में अगर मैं आपसे कहूं तो जनरल सॉल्यूशन किसे कहेंगे, आप कहेंगे अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन containing
number of arbitrary constant, number of arbitrary constant is equals to order of the differential equation, order of differential equation। नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, बिल्कुल वरी मत होइए, मैं बताऊंगा। जिसको समझ नहीं आया बिल्कुल वरी मत होइए कि सर आपने ये क्या बता दिया। देखिए जनरल सॉल्यूशन किसे कहेंगे, आपकी मान लीजिए लेट अस सपोज कोई इक्वेशन, अब उस इक्वेशन को आपने इंटीग्रेट किया, कौन सी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, उस फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन को आपने जब इंटीग्रेट किया तो आपके पास क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, और अगर आपने उस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाली तो वह कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि उसकी कांस्टेंट की आपको वैल्यू नहीं निकाल लिया आपने, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो उसकी जनरल कोई भी वैल्यूज हो सकती है। इन अ सेम वे अगर आपसे कहूं कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताइए, अगर मैं आपसे कहूं पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताइए, तो अगर आप ये जो कांस्टेंट है, अगर आपके पास ये कांस्टेंट है तो अपन कहेंगे अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन obtained from general solution, obtained from general solution। क्या हुआ इसका मतलब, ध्यान से सुनिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ गाइस, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई इक्वेशन है, कौन सी, जनरल इक्वेशन आ चुकी थी, अब उस इक्वेशन में एक कांस्टेंट था, अगर आप उस कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यू निकाल लो, आप उस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दो, तो उस सॉल्यूशन को कहेंगे आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन। टेल मी, समझ आया कि उस सॉल्यूशन को कहेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, अभी भी अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो बिल्कुल वरी मत होइएगा, मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तब आप समझ जाएंगे। नाउ अब क्वेश्चन उठता है कि सर पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो कांस्टेंट निकालना है वह कैसे निकलेगा, वह निकलता है आपके किससे, बाउंड्री कंडीशन से। आपको बाउंड्री कंडीशंस गिवन दी रहेंगी। नाउ द क्वेश्चन अराइज, ध्यान से सुनिए सभी लोग, नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सर जो बाउंड्री कंडीशंस दी रहेंगी वे हमको कितनी दी रहेंगी, बाउंड्री कंडीशंस आपको कितनी गिवन दी रहेंगी, नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट, यस और नो, जितने कांस्टेंट है उनको हटाने के लिए उतनी आपको बाउंड्री कंडीशंस दी रहेंगी, और नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट किसके बराबर रहेगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ आया, समझ आया कि नहीं, जल्दी से बताइए। सबसे पहले तो ये बताइए जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन समझ आया, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। जनरल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग आर्बिटरी कांस्टेंट। आर्बिटरी कांस्टेंट कहां से आते हैं, जब आपके पास डेरिवेटिव की इक्वेशन रहेगी, उसमें जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो जो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आएगा उस कांस्टेंट की आप वैल्यू ना निकालें तो उसे कह देते हैं जनरल सॉल्यूशन। और अगर आप उस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लें, एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल लें, कैसे निकालेंगे वह वैल्यू निकलेगी बाउंड्री कंडीशन से। और जो बाउंड्री कंडीशंस जो है, कितनी बाउंड्री कंडीशंस चाहिए उस कांस्टेंट को निकालने के लिए, जितना ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे उतने नंबर ऑफ कांस्टेंट निकलेंगे, उतने नंबर ऑफ कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमको उतने हमको बाउंड्री कंडीशंस चाहिए। से यस और नो। अब मुझे नहीं लगता कि किसी को जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिफरेंस समझ ना आया हो। ओके, नाउ आगे मूव करते हैं, चलिए आगे मूव करते हैं, और जिसको समझ नहीं आया वेट करिएगा, क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा आपको। नाउ टेल मी, अगर मैं आपसे बात करूं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की, अगर मैं आपसे बात करूं तो टेल मी, डिफरेंशियल इक्वेशन आपने कितने ऑर्डर की पढ़ी है, दो टाइप में आप इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज फर्स्ट ऑर्डर differential equation, first order differential equation, and second one is higher order differential equation। टेल मी, आपको ये समझ आया कि कितने टाइप की इक्वेशन रहती है, ये तो आपको वेराइटी पता ही है कि यस सर दो टाइप का रहता है, फर्स्ट वन इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड वन इज हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से, आफ्टर दैट हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए मेथड, मेथड ऑफ सॉल्विंग, मेथड ऑफ सॉल्विंग, मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट, मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन,
जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कितनी इक्वेशंस है, सभी लोग कमेंट करिए कितने इक्वेशंस आपने पढ़ी हैं, कितनी आपने मेथड पढ़ी है सॉल्व करने की फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की। फर्स्ट वन इज वेरिएबल सेपरेबल। सेकंड वन इज reducible to variable separable, reducible to variable separable. Third one is linear differential equation, linear differential equation. Fourth one is reducible to linear differential equation. Fifth one is exact differential equation, and sixth one is reducible to exact differential equation. समझ आया? कितनी मेथड है? 6 मेथड है। अगर बात की जाए तो आप इसे या तो 6 मेथड कर लीजिए या फिर आप मेथड 2-3 कर लीजिए। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं और इन दोनों के कॉम्बिनेशंस में पढ़ते हैं। बट मैं आपको ये ऐसा 6 मेथड क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपको 6 को समझाने के लिए मैं इतनी वेराइटी से और इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 6 की कंडीशन आपको बहुत ही सिंपल वे में समझ आएगी। फर्स्ट थिंग, क्वेश्चंस इसके स्टार्ट करने से पहले, सॉल्यूशंस को पढ़ने से पहले आपको एक चीज बता देता हूं, ये वर्ड मत भूलिएगा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप ये वर्ड ना भूलें कि दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सारी मेथड जो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी जब हायर ऑर्डर इक्वेशन आ जाती है, आप सोचने किसके बारे में लग जाते हैं? फर्स्ट ऑर्डर के मेथड्स के बारे में सोचने लग जाते हैं कि सर ये मेथड लगाकर चेक करूं क्या? नहीं, ये सारी मेथड किसके लिए हैं? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। चलिए एक सिंपल से अगर अपन बात करें तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, हम हेडिंग डालेंगे सबसे पहली मेथड वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल। चलिए वेरिएबल सेपरेबल का अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। सबसे सिंपल सा एग्जांपल आपने सुना होगा, dy by dx इज इक्वल्स टू y by x। ओके, और यहां पर आपके बगल में लिखा है y at 1 is equals to 2। नाउ टेल मी, इसके नाम से आपको समझ नहीं आ रहा क्या है? वेरिएबल सेपरेबल। यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? 2। कौन कौन से? वन इज y एंड अदर इज x। अगर यहाँ पर आपके 2 वेरिएबल है, वन इज y एंड अदर इज x। नाउ टेल मी, अगर 2 वेरिएबल की बात की जाए तो आप इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं? नाम ही देखिए, वेरिएबल को सेपरेट कीजिए। इसका मतलब आपने क्या किया? यहाँ पे सेपरेट किया। वैल्यूज कम आउट टू बी dy अपॉन y इज इक्वल्स टू dx अपॉन x। टेल मी, वेरिएबल सेपरेट हो गए? सेपरेट का मतलब क्या है? एक वेरिएबल को आप लेफ्ट हैंड साइड में लाइए, एक वेरिएबल को आप राइट हैंड साइड में लाइए और वेरिएबल को आप सेपरेट कर लीजिए। यस। और अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसे इंटीग्रेट करिए तो आपकी वैल्यू क्या आ गई? दिस वन इज नथिंग बट ln ऑफ y इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस ऑफ ln of c. This value is come out to be ln of y is equals to ln of c into x. This value is come out to be y is equals to c into x. Now the question arise guys कि अगर y की वैल्यू c into x है, ध्यान से सुनिए आप लोग, अगर y की वैल्यू, now the question arise कि सर अगर y की वैल्यू c into x है तो ये कौन सा सॉल्यूशन है? जल्दी से बताइए। दिस वन इज general solution. This one is general solution. This one is nothing but the general solution. बताइए y is equals to c into x general solution क्यों है? क्योंकि there is c की वैल्यू जो है infinite values possible है। c की वैल्यू क्या है? infinite values possible है। बस ये इतना बता रहा है कि this is nothing but a equation of a straight line, या फिर आप कह सकते हैं कि equation of a straight line passing through origin बता रहा है, बट उसके स्लोप को डिफाइन नहीं कर रहा। हाँ या ना? बट ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? ये आपको दी हुई है और ये क्या है? दिस इज नथिंग बट बाउंड्री कंडीशन। पहला क्वेश्चन बाउंड्री कंडीशन। पहला क्वेश्चन ये बताइए बाउंड्री कंडीशन एक ही क्यों दी है? एक ही बाउंड्री कंडीशन इसलिए दी है क्योंकि क्वेश्चन किसका है?
फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो एक ही कांस्टेंट आना, और एक कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए हमें एक ही बाउंड्री कंडीशंस चाहिए। नाउ अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, इसका मतलब क्या है, एट x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 2, वैल्यू रख दीजिए y इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू x, तो c के जस्ट अ मिनट, c की वैल्यू आ जाएगी c इक्वल्स टू 2 ना, ये वैल्यू लीजिए और इक्वेशन में रख दीजिए, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 into x, this is nothing but guys, this is nothing but the particular solution, this is nothing but the particular solution। ओके, तो मुझे अब बताइए, आप लोगों को समझ आया जनरल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, फिर समझ आया आपको कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसे कहते हैं। देखिए एक एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर हो गई। जनरल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप क्या देखेंगे, पहले तो आप देखेंगे कि उसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर आपने यहाँ देखा कि यस सर यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर था, dy by dx फर्स्ट ऑर्डर था। फर्स्ट ऑर्डर को देखते से समझ गए थे कि इसकी अगर बात की जाए तो हमको एक बाउंड्री कंडीशन चाहिए ताकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकले, एक बाउंड्री कंडीशन दी हुई थी। ओके, नाउ अब आपको और थोड़ी सी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं। नाउ टेल मी, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने क्वेश्चंस पॉसिबल है? आप कहेंगे सर दो टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल है। अगर आपसे बात करें तो या तो वह आपसे जनरल सॉल्यूशन पूछेगा, या फिर आपसे क्या पूछेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछेगा। हाँ या ना, यही क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे या नहीं। अब आपने कभी सोचा है, थोड़ा सा मैं बस आपको एक्चुअल में ना मैथ्स फील करवाना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आपके लिए ये चीज सबको पता होगी, बट फिर भी आप इस चीज को सोच के करेंगे तो बहुत सही रहेगा। कभी आपने सोचा कि गेट एग्जाम हमेशा पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही क्यों पूछता है? बताइए, गेट एग्जाम में हमेशा इसके बगल में बाउंड्री कंडीशंस क्यों लगी रहती? आपने कभी सोचा कि इसके बगल में बाउंड्री कंडीशंस क्यों दे देता है? यस, गेट में आपके पर्टिकुलर सॉल्यूशन के क्वेश्चंस जो है 90 to 95% क्वेश्चन पर्टिकुलर सॉल्यूशन पर ही आते हैं। यहां पर अगर बात की जाए तो मैक्स 5 to 10%, वो भी मैंने ज्यादा कह दिया। क्यों जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चंस नहीं आते, मैं बताता हूं। क्योंकि गाइज अगर जनरल सॉल्यूशन का क्वेश्चन आया, लेट अस सपोज अगर जनरल सॉल्यूशन का क्वेश्चन आया y इक्वल्स टू c इंटू एक्स, ओके, अगर जनरल सॉल्यूशन का क्वेश्चन आया लेट अस सपोज y इक्वल्स टू c इंटू एक्स, अगर आपके लिए ऑप्शंस है, दीज आर नथिंग बट ऑप्शंस, आपके लिए कोई भी जो इक्वेशन दी हुई है उसके ऑप्शंस दिए होंगे ए बी सी डी, यस और नो। अब आप क्या करेंगे, उन ऑप्शंस को डेरिवेट करके चेक कर लेंगे। लेट अस सपोज इसको डेरिवेट किया, दिस वैल्यू इज नथिंग बट dy by dx, दिस वैल्यू इज नथिंग बट dy by dx इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू c, और ये c की वैल्यू आपने ली और यहां पर निकाल दी, तो y की वैल्यू कितनी हो गई आपकी dy by dx into x। तो आपने देखिए फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कर लिया, dy by dx इक्वल्स टू y by x। हाँ या ना, जल्दी से बताइए। तो एग्जामिनर आपसे क्या चाहता था कि आप एक काम करिए, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए, बट आपने उसका सॉल्यूशन ना निकालने की बजाय आपने क्या किया, आपने उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना निकालने की बजाय आपने कर दिया कि उस इक्वेशन में फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कर दिया। और फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कर दिया आपने गाइस? आपने डेरिवेटिव का यूज करके कर दिया। वो आपसे चाहता था सॉल्यूशन करिए, आपने क्या कर दिया, उसका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से कर दिया, आंसर आ गया। मगर एग्जामिनर जो एक्चुअल आपकी चीज चेक करना चाहता था वो सॉल्यूशन चेक करना चाहता था, बट आपने उसका आंसर इस तरीके से निकाल दिया। तो आपके पास जनरल सॉल्यूशन का क्वेश्चन ही नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई डेरिवेटिव करना एज कंपेयर टू इंटीग्रेशन करना सरल है, एज कंपेयर टू डेरिवेटिव जो है इंटीग्रेशन से सरल है, और वो आपसे एक्चुअल सॉल्यूशन अगर पूछेगा तो वो पर्टिकुलर ही पूछेगा। अब समझ आया कि क्यों आपका जनरल सॉल्यूशन नहीं पूछता है। ओके, नाउ वो आपसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ऐसी क्या बाउंड्री कंडीशंस लग जाती है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अगर आपसे बात करें तो y इज इक्वल टू लेट अस सपोज ट्वाइस ऑफ x है एंड y इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ x है। ओके, अगर ये आपके सॉल्यूशंस ऑप्शन में दिए हुए, अगर ये आपको ऑप्शंस में दिए हुए हैं, तो जब आप इक्वेशन बनाएंगे जनरल इक्वेशन तो सभी की सेम ही आनी। जब भी आप इक्वेशन बनाएंगे आपकी इक्वेशंस जो सेम सिमिलर ही आनी, और अगर इक्वेशन सिमिलर ही आनी है तो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए बाउंड्री कंडीशन रख के ही कर सकते हैं, और वह सिर्फ जब ही पॉसिबल है जब आपको एक्चुअल इक्वेशन पता हो, और वह एक्चुअल इक्वेशन के लिए आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा।
समझ आया आपको कि क्यों आपके क्वेश्चन में वह पर्टिकुलर सॉल्यूशन देता है, क्यों आपको जनरल सॉल्यूशन नहीं देता? समझ आया? यस, आपको ना फील करके चला करिए, क्वेश्चन को समझा करिए, मेंटेलिटी समझा करिए उस एग्जामिनर की, वो आपसे एक्चुअल में चाहता क्या है। ओके, चलिए तो एक एग्जांपल आपको क्वेश्चन देता हूं, आप लोग करिए क्वेश्चन नंबर 2। dy by dx is equals to e to the power x minus of y plus of x square e to the power minus of y। चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं। चलिए गाइस, टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए गाइस, लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 20 सेकेंड गाइस। चलिए टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप गाइस, टाइम्स अप। चलिए अब ये क्वेश्चन को मैं करता हूं, बताइए कितने लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया। सबसे पहले बताइए कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया है, कमेंट करके। चलिए जितने लोगों ने सॉल्व कर लिया बहुत अच्छी बात है, बट मैं बता रहा हूं आपको क्वेश्चन को कैसे फील करके करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज, क्योंकि आपको अभी तो मैंने आपको क्या पढ़ा रहा हूं, अभी तो आपको कैटेगरी पढ़ा रहा हूं वेरिएबल सेपरेबल, तो आपने ध्यान दे लिया कि भाई क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल का ही है। बट मुझे बताइए गेट एग्जाम में ऐसा लिखा आता है क्या, सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड? नहीं, वो आपसे सिर्फ सॉल्यूशन चाहता है। तो आपको वहां कैसे स्ट्राइक होगा कि ये क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल से होगा। अब मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन को करने का प्रोसीजर, ध्यान से सुनिए, प्रोसीजर वाइज करेंगे तो कभी आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। पहली चीज, पहला प्रोसीजर, प्रोसीजर में आपको लिखवा दे रहा हूं, आप ऐसे ही सोचिएगा, एक उसमें लिखवा दे रहा हूं, फिर आगे से। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट चेक द ऑर्डर, फर्स्ट चेक द ऑर्डर, फर्स्ट चेक द ऑर्डर, फर्स्ट चेक द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बताइए सबसे पहले आप ऑर्डर चेक करेंगे ताकि आप क्या डिसाइड कर सकें, आप ये डिसाइड कर सके कि फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है कि हायर ऑर्डर की, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन में आपकी ये 6 मेथड्स अवेलेबल है, और हायर ऑर्डर की बात की जाए तो वहां पर आपको CFPI निकालना पड़ता है, ताकि आप वहां कंफ्यूज ना हो कि किस उससे क्वेश्चन होना। तो यहाँ पर आपने किया फर्स्ट चेक द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपने क्या किया, यहाँ पर है फर्स्ट ऑर्डर। वन मोर थिंग, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये लग रहा हो सर इतना बेसिक क्यों बता रहे हो। गाइज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अभी आप सीख सकते हैं, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बट अगर मैं आपको उड़ाकर पढ़ा दूंगा कोई मतलब नहीं रह जाएगा गाइज, कोई मतलब नहीं रह जाएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मुझे ये बताइए, आपको यहाँ तो पता है कि ये वेरिएबल सेपरेबल से होगा, क्यों, क्योंकि वही टॉपिक पढ़ा रहा हूं, बट आपको गेट एग्जाम में थोड़ी ना ही स्ट्राइक होगा कि ये वेरिएबल सेपरेबल से होगा। बताइए गेट एग्जाम में आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल से होगा या ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो इसके लिए प्रोसीजर से ध्यान रखा करिए। तो सबसे पहले आपने कहा कि सबसे पहले आप देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। नाउ टेल मी, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के बाद आप क्या चेक करेंगे कि अगर ये इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर से, तो नाउ अब हम चेक लगाएंगे कौन सा, कि इनमें से देखिए जब भी आपको पता चल जाए कि फर्स्ट ऑर्डर है तो आप स्टेप बाय स्टेप जाइए। पहली कौन सी लगा के ट्राई करेंगे आप, वेरिएबल सेपरेबल, फिर ट्राई कौन सी करेंगे, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल, सारी उसमें स्टेप बाय स्टेप। अब कहेंगे कि सर इसमें टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। आपको मैं सारी तरीके इतने सिंपल तरीके से वेरिएबल सेपरेबल सारे के ये बता दूंगा, समझना है कि आप 1 सेकंड 5 सेकंड में पकड़ लेंगे कि हाँ इसमें ये मेथड नहीं लगेगी या इसमें ये मेथड लगेगी। ओके, तो सबसे पहले आपने चेक करा कि ऑर्डर कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर। नाउ सेकंड चीज आप क्या चेक करेंगे, सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, सॉल्यूशन रिक्वायर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन चाहिए आपको, जनरल और पर्टिकुलर, जनरल और पर्टिकुलर। गेट में 90 to 95 तो आपसे पर्टिकुलर ही पूछेगा, बट अगर आपसे बाई चांस
जनरल पूछ लिया, अगर आपसे जनरल पूछ लिया तो बहुत ही सिंपल काम हो जाएगा कि आप उससे सारी इक्वेशन को डेरिवेट करके कर लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है कि यार कैसे सॉल्व होगा ना, उतने टाइम डेरिवेट करिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो आप यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, जनरल पूछा है, तो आप कैसे डेरिवेट करके कर लो, नहीं मैंने आपको जनरल पूछा जरूर है, बट आपको इसलिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, पर्टिकुलर दे देता, आपको एक बाउंड्री कंडीशंस लगा देता, आप आंसर निकाल देते ना, हम इसका इंटीग्रेशन से ही करेंगे। ओके, तो आपको अगर बाई चांस जनरल आ जाए क्वेश्चन में तो आप उससे डेरिवेट से भी कर सकते हैं अगर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सेकंड थिंग, नाउ थर्ड ऑप्शन, फिर आप चेक क्या करेंगे, अब आप ट्राई करेंगे स्टेप वाइज स्टेप मेथड, स्टेप वाइज स्टेप मेथड। अब स्टेप वाइज स्टेप मेथड लगाने स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखा आपने, dy बाई dx e टू द पावर माइनस ऑफ x माइनस वाई। अब आपने चेक करा कि यार इसमें मैं स्टेप वाइज स्टेप में पहली मेथड कौन सी आती है, वेरिएबल सेपरेबल आती है पहली मेथड। और अगर पहली मेथड वेरिएबल सेपरेबल आती है तो मैं अब आप इसमें ट्राई करके सोच के देखेंगे कि सर इसमें वेरिएबल सेपरेबल लगेगी या नहीं। तो ध्यान से देखिए, e टू द पावर माइनस ऑफ y एंड इन द सेम वे e टू द पावर माइनस ऑफ y दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मैंने अभी आपको जब इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चन कराया था तो यही था कि नहीं। अब आपको दिख रहा है e टू द पावर माइनस ऑफ y, इसमें भी है e टू द पावर माइनस ऑफ y, इसमें भी, तो मैं इसे dy by dx is equals to e to the power x into e to the power minus of y plus of x square e to the power minus of y के फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं, जल्दी से बताइए। यस, और अगर मैं इसे इसके फॉर्म में लिख सकता हूँ तो आपकी वैल्यू क्या हो गई है, इसमें आपकी वैल्यू क्या हो चुकी है, इसमें आपकी वैल्यू आ चुकी है dy by dx is equals to e to the power minus of y e to the power x plus of x square. Say yes or no. Okay, this value is come out to be dy upon e to the power minus of y is equals to e to the power x plus of x square. Now tell me, वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं या नहीं। यस, वेरिएबल्स जो थे वे सेपरेट हो चुके हैं। और अगर ये क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेट हो चुके तो आप क्या करना है, सिर्फ इंटीग्रेट करना है। जैसे आपने इंटीग्रेशन किया, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी e to the power y into dy is equals to e to the power x into dx plus of x square dx. now integrate it, इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट किया, दिस वैल्यू इज नथिंग बट e to the power y, दिस वैल्यू इज नथिंग बट e to the power x, दिस वैल्यू इज नथिंग बट x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस ऑफ कांस्टेंट। नाउ टेल मी ये सॉल्यूशन कौन सा आया, टेल मी ये सॉल्यूशन कौन सा हो चुका है। आप कहेंगे दिस सॉल्यूशन इज नथिंग बट, टेल मी दिस सॉल्यूशन इज नथिंग बट जनरल सॉल्यूशन। yes or no, this solution is nothing but the general solution। जनरल सॉल्यूशन क्यों है, बिकॉज इट कंटेन अ कांस्टेंट। बट अगर आपको बाउंड्री कंडीशन दी होती, let x equals to 1 for let x equals to 1 y equals to 2, ऐसी बाउंड्री कंडीशन दी हुई होती तो आप क्या निकाल लेते हैं, इस बाउंड्री कंडीशन की मदद से आप c की वैल्यू निकाल देते और जो आपका सॉल्यूशन आता उस c की वैल्यू यहां रख देते, देन द सॉल्यूशन विल कन्वर्टेड इनटू पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब मुझे बताइए, कभी आपने इंजीनियरिंग मैथ्स को इतने बेसिक लेवल से पढ़ा है कभी, या कभी किसी ने आपको इंजीनियरिंग मैथ्स को इतने बेसिक लेवल से समझाया है। मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूं क्योंकि अभी आपके पास डियर 9 मंथ आपके पास रिमेनिंग है, आपके पास 8 to 9 मंथ अगर आपके पास रिमेन है तो अच्छे से पढ़िए, उसको फील करके पढ़िए। क्योंकि आप यहाँ पकड़ लेते हैं फिर वहां कहते हैं सर मुझसे क्वेश्चन बना नहीं, क्यों नहीं बना, क्योंकि आप उसको फील ही नहीं करते कि एक्चुअल में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, कैसे प्रोसीजर है, किस थिंकिंग है। अब आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि कैसे करना है। ओके, इसीलिए अभी आपकी थिंकिंग डेवलप कर रहा हूं मैं पूरे मैथ्स के लिए। आपको समझ आया, जल्दी से बताइए, समझ आ रहा है सभी लोगों को। और अगर गाइस सभी को समझ आ रहा है, सभी को अच्छा लग रहा है सेशंस, तो लाइक करिए जल्दी से सभी लोग, जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक करिए। चलिए एक क्वेश्चन आपको और देता हूं, ट्राई करिए। क्वेश्चन इज dy by dx is equals to x time twice of log of x plus 1 divided by sin y plus of y time cos y। अब ये क्वेश्चन ना एक्चुअल में अगर बात की जाए तो आपको तो सिंपली दिख रहा है कि ये x वाली टर्म है, ये y वाली टर्म है, वेरिएबल सेपरेबल लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन दिया क्यों है, ये क्वेश्चन इसलिए दिया क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को क्या है, इंटीग्रेशन में दिक्कत आती है। तो मैंने आपको पहले इंटीग्रेशन इसीलिए पढ़ाया ताकि आप डिफरेंशियल इक्वेशन कर सके। वन मोर थिंग,
कल एक स्टूडेंट था, कौन मुझे नाम याद नहीं है, क्या पूछ रहे थे वो कि सर एरिया वॉल्यूम ये सब चीजें कब पढ़ाएंगे, आपने बहुत सारी चीजें छोड़ दी, आप सही से नहीं पढ़ा रहे। गाइस पढ़ने से पहले, सेशन में आने से पहले देखा तो करिए मैंने क्या कहा था कि आपको मल्टीपल इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर, सारी चीजें आपको वेक्टर में पढ़ाऊंगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कमेंट करने से पहले सोचा करिए कि आप क्या कमेंट कर रहे हैं, आपको सारी चीजें बताई गई हैं या नहीं, आपको कोई एक टॉपिक तक नहीं छोड़ा। मैंने आपको सरफेस एरिया ऑफ रिवॉल्यूशन जनरेटेड भी बता दिया, आपको ये टॉपिक अभी तक सिर्फ एमई में आया एक बार और एक इलेक्ट्रिकल में आया, और कभी ये क्वेश्चन और ब्रांच में आए नहीं, फिर भी मैंने वह पढ़ा है। तो कमेंट करने से पहले सोचा करिए कि आप कर कमेंट क्या रहे हैं। चलिए 1 मिनट का टाइम है गाइस, ट्राई करिए ये क्वेश्चन को। लास्ट 10 सेकेंड्स गाइस, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए चलिए, टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप गाइस, टाइम्स अप। चलिए मैं ये क्वेश्चन को कराता हूं, थोड़ा सा अपन अभी क्या अच्छे से सीख रहे हैं, इसके लिए पहले तो ये चेक करिए कौन सा ऑर्डर है। आप कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर है तो 6 मेथड में से लगी, 6 मेथड्स में से अगर अपन बात करें तो कौन सी मेथड अभी अपन लगाएंगे। सबसे पहले सोचेंगे अपन वेरिएबल सेपरेबल के बारे में, वेरिएबल सेपरेबल के बारे में सोचा, यस यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, करिए। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू होगी साइन वाई प्लस ऑफ वाई टाइम्स ऑफ कॉस वाई डी वाई, dy is equals to twice of x log of x plus of x into dx। ओके, अगर आपकी इक्वेशन है तो आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। और अगर आप इसका इंटीग्रेशन करें, नॉट टेल मी दिस वैल्यू इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ साइन वाई कॉस वाई प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वाई टाइम्स ऑफ, जस्ट अ मिनट, साइन वाई कॉस वाई मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, this value is nothing but sin y dy plus of integration of y times of cos y dy, sin y dy, y times of cos y dy is equals to integration of twice of x log of x dx plus of integration of x into dx। okay, now tell me इंटीग्रेशन होता है ये sin y का इंटीग्रेशन इज माइनस ऑफ cos y प्लस ऑफ, अब मुझे बताइए y cos y का इंटीग्रेशन किससे निकालेंगे। अब y cos y का इंटीग्रेशन के लिए मैं, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए क्या यूज करूं, लेबिनिट्स रूल, यस लेबिनिट्स रूल यूज कर लूं, यस लेबिनेट यूज कर सकता हूं, क्यों, हमारा फॉर्म है तो x टू द पावर m एंड x टू द पावर u इज x टू द पावर m, v इज e टू द पावर ax sin ax cos ax। तो ये देखिए ये आपका हो गया u, ये हो गया आपका v, इसके फॉर्म में आपका दिया हुआ था दिस इज y टाइम्स ऑफ sin y माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ cos y। यस जल्दी से बताइए, लेबिनेट रूल सबको पता है, मैंने इंटीग्रेशन इसीलिए पहले कराया आप लोगों को, डिफरेंशियल इक्वेशन से चालू इसीलिए नहीं करा क्योंकि आपको इंटीग्रेशन नहीं आता। ओके, अब आगे बात करूं इसमें, बताइए इसमें मैं क्या यूज करूं, टेल मी, यहां पर मुझे क्या यूज करना चाहिए, यहां पर मैं यूज करूंगा आइलेट रूल। दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन, वैल्यू इज कम आउट टू बी 2 टाइम, यहां पे लिख देता हूं आपको दिखेगा नहीं, this value is nothing but 2 time first function as it is nothing but log of x
integration of second means x square by 2 first function as it is integration of second minus integration differentiation of first is log x का differentiation is 1 by x differentiation of first integration of second is x square by 2 into dx. Now tell me अभी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ, अभी x की वैल्यू भी का हमें इंटीग्रेशन करना है. दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस ऑफ कांस्टेंट. यस और नो? अब बताइए. बस अब आपको इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में और लिखना है. लिखिए गाइस. वैल्यू की बात की जाए, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी minus of cos y plus of in the bracket y times of sin y plus of cos y is equals to x square log of x minus of x square divided by 2. This value, yes, this value is x into x और ये 2 अंदर चला गया. yes, x square by 2 x square log of x square divided by 2 plus of x square by 2 plus of constant. now cancel out करिए कौन कौन सी चीजें टर्म कैंसिल हो रही हैं. this cos y and this cos y is cancelled out. this minus of x square cos minus of x square by 2 plus of x square by 2 is cancelled out. value is come out to be y times of sin y is equals to x square log of x plus c. टेल मी समझ आया या नहीं? ये क्वेश्चन सिर्फ आपको इंटीग्रेशन के लिए दिया था कि क्योंकि आपको याद रहे, रिवाइज भी होता रहे कि आपको. चलिए गाइस, तो आगे मूव करते हैं. तो आगे हम बात की जाए तो अब हम पढ़ने वाले हैं किस चीज पे, टॉपिक पे है डिफरेंशियल इक्वेशन reducible to variable separable. differential equation reducible to variable separable. differential equation reducible to variable separable. now the question arise कि हमें वहां पर कैसे पता चलेगा कि ये जो इक्वेशन दी हुई है वे इक्वेशन रिड्यूस्ड होकर वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो सकती है. सही क्वेश्चन है ना? ये क्वेश्चन उठ सकता है कि यस सर, हमें वहां कैसे पता चलेगा कि ये जो डेरिवेटिव की इक्वेशन दी है वे इक्वेशन को अगर हम रिड्यूस्ड करें तो वे वेरिएबल सेपरेबल में हो सकते हैं. यस, उसको पकड़ने के लिए आपको कैसे ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि आपका डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल are augmented. dependent and independent variable are augmented with the function. dependent and independent variable are augmented with the function. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है गाइस? डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर आर्गुमेंटेड विद द फंक्शन. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर हो, किसी फंक्शन के साथ जुड़े हुए हो. मींस वे किसी फंक्शन के साथ इस तरीके से जुड़े हो कि आप उन दोनों वेरिएबल्स को अलग अलग ना कर पा रहे हो. यस और नो? मींस अभी तक वे जो फंक्शन थे, लेट अस सपोज यहाँ साइन के साथ देखिए, सिर्फ साइन के साथ y ही लगा हुआ था, तो आपने क्या करा था? y वाले टर्म अलग कर ली थी, x वाले टर्म अलग कर ली थी. यहाँ पे जो वेरिएबल था आपका y था, वह y साइन फंक्शन के साथ लगा हुआ था. ये जो वेरिएबल x है वह log के साथ लगा हुआ है. तो दोनों फंक्शन अलग अलग है, दोनों को आपने सेपरेट कर लिया. बट अगर दोनों फंक्शन में जो अपने वेरिएबल हैं, अगर वे फंक्शन के साथ आ जाए तो विद द फंक्शन. जैसे कि एग्जांपल की मैं बात करूं, अगर मान लीजिए आपका फंक्शन जो है, अगर आपका वेरिएबल्स जो है x एंड y, फंक्शन किसके अंदर आ गए? साइन के अंदर, और दोनों एक साथ आ गए, तो आप उसे कैसे सेपरेट करेंगे? टेल मी, आप उसे कैसे सेपरेट करेंगे? वह सारी चीजों के लिए अपन यूज करते हैं रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल. ओके, रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल तो हम यूज कर लेंगे कि कैसे रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल यूज होगा. बट रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल को यूज करने से पहले आपको यह समझना है कि कैसे यूज करें. तो आप बताइए, इंटीग्रेशन में आप क्या कंसेप्ट यूज करते थे? आप इंटीग्रेशन में कंसेप्ट यूज करते थे कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उससे आप टी रख देते थे. जो भी आपकी प्रॉब्लम है उससे सब्स्टिट्यूट करके टी रख देते थे.
तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो आप कहेंगे सर यहां पर हमारी जो प्रॉब्लम है विद द फंक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो आप कहेंगे सर यहां पर हमारी प्रॉब्लम ये है कि जैसे एक एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर करता हूं। एग्जांपल आपको दिया मैंने, dy by dx इज इक्वल टू साइन x प्लस ऑफ y। मैंने आपको ये दिया dy by dx इज इक्वल टू साइन x प्लस y। टेल मी, इसके अंदर अगर बात की जाए, आपने किसी ने दिमाग लगाया कि सर एक काम करते हैं, dy by dx इज इक्वल टू साइन को खोल देते हैं। कैसे ओपन करेंगे आप, साइन x cos y प्लस ऑफ cos x साइन y। टेल मी, अब आप इसे सेपरेट कर सकते हैं क्या? नहीं, अब आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते। यस, ये आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे कि सर कैसे सेपरेट करना है? सेपरेट के लिए गाइस सुनिए, ये जो वेरिएबल है x एंड y, यहाँ पे जो वेरिएबल आपको दिए हुए हैं x एंड y, दोनों कौन से वेरिएबल है? डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दोनों वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर आर्गुमेंटेड है, यस किसी फंक्शन के अंदर आर्गुमेंटेड है, मींस इस इक्वेशन में हम क्या यूज करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे, इससे रिड्यूस्ड करेंगे। ओके, रिड्यूस्ड करने से पहले हम क्या चेक करते हैं कि यहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है कि हमें प्रॉब्लम है x प्लस वाई दोनों फंक्शन एक साथ और किसी एक फंक्शन के अंदर। अगर दोनों वेरिएबल की जगह कोई एक वेरिएबल फंक्शन के अंदर होता तो हमारा काम हो जाता। जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू टी, तो अगर हमारा वेरिएबल x प्लस वाई इज इक्वल टू टी होता, तो अब हम यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखे तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 1 प्लस dy by dx is equals to nothing but dt divided by dx। ओवरऑल वैल्यू आपकी क्या आ चुकी है, आप कहेंगे dt divided by dx minus 1 is equals to dy by dx। नाउ इसकी वैल्यू उठाइए, इक्वेशन में रखिए, तो आपकी वैल्यू हो गई है dt by dx minus 1 is equals to dt by dx minus 1 is equals to sin t। now tell me आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई या नहीं? जल्दी से मुझे बताइए आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई कि नहीं? अब आप कहेंगे सर इक्वेशन देखी जाए तो इक्वेशन हो गई है dt by dx is equals to 1 plus sin t। यस, प्रॉब्लम रिजॉल्व्ड, प्रॉब्लम रिजॉल्व्ड। और अगर आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है, इसका मतलब क्या है? अब देखिए, अब ये इक्वेशन क्या इसमें हो गई है, अब आपने इसे करा dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ sin t इज इक्वल्स टू dx, 1 प्लस ऑफ sin t इज इक्वल्स टू dx। अब आपने ये जो वैल्यू कर ली, ये इक्वेशन किस में आ गई है? दिस वैल्यू इज नाउ कन्वर्टेड टू वेरिएबल सेपरेबल। दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी वेरिएबल separable। now equation is converted into variable separable। बस, तो आपको ओवरऑल समझ क्या आया? समझना यह है कि जब भी इक्वेशन में दोनों वेरिएबल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर आर्गुमेंटेड रहेंगे, तो उसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि दोनों एक साथ नहीं रहना चाहिए, कोई एक वेरिएबल रहना चाहिए। तो वह चीज को रिजॉल्व करने के लिए जो फंक्शन के अंदर जो वैल्यू दी गई है उससे हम रख लेते हैं t। उससे t रखने के बाद हम उसके पूरे उसको रिजॉल्व कर देते, पूरे उसको कन्वर्ट कर देते किस फंक्शन किसमें, दूसरे वेरिएबल में, जैसे कि यहाँ पे टी में कर दे। बस अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करिए। अगर इसकी बात करूं दिस वैल्यू को, अब एक काम करिए 1 माइनस साइन टी से इंटू करिए, 1 माइनस साइन टी डी टी अपॉन 1 प्लस साइन टी, 1 प्लस साइन टी 1 माइनस साइन टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी एक्स प्लस ऑफ सी। इसकी अगर बात करूं दिस वैल्यू इज नथिंग बट 1 माइनस ऑफ साइन टी dt अपॉन दिस वैल्यू इज नथिंग बट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इज नथिंग बट cos स्क्वायर टी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब तो मैं इंटीग्रेशन तो आपको समझा चुका हूं, तो आपको इंटीग्रेशन के लिए नहीं पूछेगा कि सर ये कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। 1 अपॉन cos स्क्वायर टी इज नथिंग बट sec स्क्वायर टी is nothing but sec square t dt minus of sec t tan t dt is equals to x plus of c। the value is come out to be tan t minus of sec t is equals to x plus c। now tell me वेरिएबल आपका t था क्या? नहीं, वेरिएबल हमारा x था। तो वेरिएबल x इसकी बात की जाए तो वेरिएबल t की जगह पर x प्लस वाई माइनस ऑफ सेक
x plus y is equals to x plus of c. This is your equation. Tell me, this is your equation. Now अब मुझे बताइए किसी को कोई डाउट है? अब मुझे बताइए किसी को कोई डाउट है? सिर्फ क्या करना है आपको, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल को पकड़ना है किससे? आर्ग्यूमेंटेड से देख लेना है कि कोई जो हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों जो है किसी फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंटेड है या नहीं। अगर वे दोनों उस फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंटेड है तो हमारी रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल यूज होगी। चलिए एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क आपको दे देता हूं मैं, कल फिर इससे आगे मूव करेंगे। होमवर्क क्वेश्चन लिख लीजिए, dy by dx is equals to dy by dx is equals to y by x plus of 10 y by x। चलिए ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क है, आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं गाइस। जानने से पहले सुन के जाइए सभी लोग, आप लोगों के लिए लिंक जो है किसकी, टेस्ट की और फ्री स्पेशल सेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। टेस्ट की और फ्री स्पेशल सेशन की लिंक कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है, आप वहां जाइए, अपने को एनरोल करिए, नोटिफाई मी पे क्लिक करिए ताकि आपका सेशन मिस ना हो। सेकंड थिंग, अगर जो भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन चाहता है वह गेट एंड ईएससी में जाकर अपने गोल को चूज करे। गोल को चूज करने के बाद वह गेट सब्सक्रिप्शन प्रेस करे। गेट सब्सक्रिप्शन के बाद आपको क्या करना है, गेट सब्सक्रिप्शन के बाद आपको अपने प्लान चूज करना है। जैसे अभी गेट एग्जाम में अगर बात की जाए तो अभी 8 to 9 मंथ है, तो आप अपना प्लान कितने का चूज कर सकते हैं, 12 मंथ का प्लान चूज कर सकते हैं और 24 मंथ का अपना प्लान चूज कर सकते हैं। प्लान को चूज करने के बाद आप क्या करिए, आपको यहाँ पर पल्लव लाइव कूपन कोड यूज करना है। पल्लव लाइव कूपन कोड यूज क्यों करना है, इससे आपको दो एडवांटेजेस है। पहला, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा, आप जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, जो कि आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट है, मोस्ट वेटेज्ड सब्जेक्ट के लिए आप मुझसे जुड़ जाएंगे टिल गेट एग्जाम तक। तो आपको अपने मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट की बात की जाए, उसमें अगर आपको अच्छे से कमांड चाहिए टिल एंड तक मुझसे गाइडेंस, सारी चीज में आप जुड़े रहना, तो आप कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करिए। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप जैसे कि यूज करेंगे पल्लव लाइव तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 10% का डिस्काउंट मिलते ही आपका जो प्राइस जो है वह आपको 2500 रुपीज का ऑफ होगा और आपका लास्ट प्राइस आपको 22,500 रुपीज ऑनली पे करना है। और अगर आप 24 मंथ की बात कर रहे हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट होगा। तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो आपको 3000 रुपीज ऑफ होगा और आपका जो प्राइस जो है कितना हो जाएगा, 27,000। तो आपको क्या करना है, जल्द से जल्द हमसे जुड़ना है। अगर आपको बात की जाए, आप हमारे गेट एस्पिरेंट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पर, ताकि आपके डाउट जो है वह क्लियर कर दिया जाए। और आप हमारे अनअकैडमी गेट एमई के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे सारी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो। टेस्ट के लिए बात की जाए, टेस्ट का डे जो है संडे के दिन होने वाला है 5 to 6 PM पर। तो आपको क्या करना है, जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में दी हुई लिंक पे जाना है, उस पर प्रेस करना है और अपने आप को एनरोल कर लेना। एनरोल योरसेल्फ फॉर द टेस्ट गाइज। ओके, तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं गाइज। थैंक यू सो मच।